बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की। हमने सीख लिया पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अभी हम बात करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। मैंने पिछले पढ़ाते हुए चीज़ बताई थी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है इन्वेस्टमेंट के। इसमें हमें पता होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है। हमें पता होता है कि हमारे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। हमें पता होता है कि रिटर्न्स क्या है। और लेकिन हमें आई का पता नहीं होता। आई को ही यहाँ पे आई आर और कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यही हमें फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो हमें प्रीवियस वर्किंग की है, ये जो हमने वर्किंग की है, ये सॉरी, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड किया है, अगर हम इसी डाटा को लेते हैं, इसमें ही कोई हम कुछ और चेंजिंग नहीं करते, सेम एज इट इज इसी पे को वर्किंग करें, तो हमने आई यहाँ पे लिया हुआ था 10%। तो 10% के हिसाब से हमारी एक प्रेजेंट वैल्यू निकली है जो कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तो आईआरआर करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड करें, और एक इंटरपोलेशन मेथड होता है। मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा, आईआरआर का क्वेश्चन नहीं पेपर में आएगा क्योंकि ये लेंथी होता है, तो ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। इसके बारे में सिर्फ वो एमसीक्यूज में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके हिट एंड ट्रायल मेथड के हवाले से समझा के ना, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। अब देखिए, हमने 10% के हिसाब से, ये देखिए 10% के हिसाब से हमने जब एनपीवी फाइंड किया, तो वो 5,17,565 आया। मैं यहां पे आपको बताता चलूं, यानी कि हमारा आई जो था, वो अगर 10% है, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आई है ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। हम जैसे जैसे अपने आई को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिक्लाइन करती जाएगी, नीचे को आती जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के। हम बार बार आई चेंज करके अपने तमाम वर्किंग को दोबारा करेंगे। इस सारे मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगेन हम हिट कर रहे हैं बार बार, ताकि हमारा जो आंसर है वो इक्वल आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैं एक्चुअली फाइंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आई इक्वल 11.5% पे मेरा ये आंसर आ गया है। तो दिस इज कॉल्ड माई आई आर आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कि मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो गई है। अब ये मार्केट में रिटर्न ये चल रहा है, मेरा ये आया है। तो अगर आपका आई आर आर ग्रेटर होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तब भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर आई आर आर आपका लेस होता है आई से, तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है। इन कॉन्सेप्ट्स को, इन बातों को जहन में रखिए, कोई ना कोई एमसीक्यूज आ जाता है। इसका मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। रीजन क्या है, पेपर आपका 1 घंटे का है। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको 2 या 3 दफा भी आई फाइंड करना पड़ गया तो आपका आधा पौना घंटा जाया हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन वो कभी नहीं देगा आपको। ओके, इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। हम इस पे कोई सिर्फ इसको कुछ चीजें समझने के लिए है। तो हम डायरेक्टली आते हैं हम हैंडआउट्स पे, और यहाँ पे देखते हैं कि हमें वो क्या कुछ दे रहा है। हम लेसन 14 पे चला गया, मैं नहीं, वापस आते हैं। हमें लेसन नंबर 10 और 11 करना है अभी, और उसके बाद हमें डायरेक्टली 12 पे जंप कर जाना है। ये जी, ये हमारा लेसन नंबर 10 है। इसमें कुछ चीज़ें वो बताएगा, उन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे, उन्हीं को हम याद रखेंगे। हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है। आईआरआर क्या है? आईआर इज द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इज जीरो। एनपीवी जीरो होती है। कैसे जीरो होगी? कि जब प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो गई है इन्वेस्टमेंट के, तो दोनों वैल्यूज को माइनस कर लें तो आपका एनपीवी जीरो हो जाएगा। सेम वैल्यू माइनस होगी तो वहां से जीरो आ जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला वही है, सारे फॉर्मूले प्रेजेंट वैल्यू के ही लगेंगे।
कोई फार्मूला हमें यहां पे नहीं देखना, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला हमने करना है, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सारे वही फार्मूलाज हैं। देखिए जी, आपका जो एनपीवी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, वो बात कर रहा है कि इनमें सेलेक्टेड वन प्रोजेक्ट डज नॉट प्रोक्लो प्री क्लाउड द चूजिंग ऑफ अदर। जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक से दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से दूसरे पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं बताएगा, डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में एनपीवी क्लैशेस द आईआरआर वेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट्स इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनका एनपीवी डिस्टर्ब हो जाता है जब आप उनके परसेंटेज को चेंज करें। यहाँ देखिए, इनिशियल नेशनल आउटले 9500 15,000 हुई है, और नेट इनफ्लो एट द ईयर एंड 11,500 18,000 आया। तो ये दोनों इंटर इकट्ठे प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, वो इंटर रिलेटेड थे। तो इनका उसने एनपीवी जो फाइंड किया है वो, इसका 950 आया, इसका 1365 आया। बोथ प्रोजेक्ट्स आर 1 ईयर ड्यूरेशन। आईआरआर वो फाइंड कर रहा है इनका, ठीक है। तो वो आ गया 21%। उसने डिफरेंट से मेथड से किया है, हमें किसी मेथड को नहीं लेना, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना, कोई वर्किंग नहीं करनी। नहीं, थोड़े से इस वर्किंग को देख लेते हैं कि ज्यूम के आई आपको जो है के वो यहाँ पे यूज कर रहा है। अच्छा, ये भी देख लें, सिंबल आ जाए आई, के, आर, तीनों सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं इनसे पड़ता। 11,500 हमारा 1 साल का इनफ्लो था। अब जो कि एन लिस्ट ने नहीं लिया यहाँ पे, 1 लाख 1 साल के लिए तो आईआरआर मालूम किया जा सकता है, उसका तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि जब एन आएगा तब प्रॉब्लम आएगी। 1 साल के लिए उसे आईआरआर यहाँ 21% निकाला, इसका 20% निकाला, तो थोड़ा सा चेंजिंग आ गई। अज्यूम दैट केस टेन ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल बिकॉज एनपीवी एनपीवी बोथ आर पॉजिटिव। तो ये वही बातें वो कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे देखें, डिफरेंट कैश फ्लोज में मल्टीपल आ गया। अब इसका आईआरआर डिफरेंट वे में वो निकालेगा, हमें कोई नहीं निकालना कुछ भी, सिर्फ आईआरआर को अंडरस्टैंड कर लिया, दैट्स इट। काम की बात पे आते हैं। हाँ, डिसएडवांटेज आईआरआर क्या है? इट एक्सप्रेस द रिटर्न इन द परसेंटेज फॉर्म rather देन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट डॉलर रिटर्न्स। आईआरआर का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। आप एक्यूरेट रिटर्न फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड ही आई कर रहे हैं। तो ये कुछ का डिसएडवांटेज नहीं लगता, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इसने। खैर कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो लिखा रहे। हम लेसन नंबर 11 पे आते हैं। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आईआरआर को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। लेसन नंबर 11 है मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यूएशन में पेबैक पीरियड हम कर चुके। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जी, इसको सीखते हैं। ये देखें जी, ये हमारे रिटर्न्स थे, और ये हमने उनकी डिस्काउंटिंग की है। जब भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो चूंकि वैल्यू नीचे को आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, देखें 1,20,000, 1,09,000 में रह गया, 1,35,000, 1,11,000 रह गया, 1,10,000, 82,000 रह गया, 1,50,000, 1,02,000 रह गया। तो वैल्यू नीचे को आ रही है, इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो हमने सारे रिटर्न्स की डिस्काउंटिंग कर ली। डिस्काउंटिंग करने के बाद हम इसका आईआरआर सॉरी पेबैक पीरियड फाइंड करते हैं उसी तरह से, कि हम क्या करेंगे, यहां पे लाइन लगाएंगे और वैल्यूज दोबारा से जमा करनी शुरू कर देंगे। थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं कि जी, मैं कहता हूं कि ये 1,09,090, फिर इसमें ये जमा करेंगे तो आ जाएगा 2,20,660। फिर आ जाएगा, आगे से जमा करेंगे तो 3,03,000 अप्रोक्सीमेटली 304। फिर आ जाएगा 4,05,763, और एट द एंड आ जाएगा। अब देखें, ये ऊपर आ रहा है, तो हम लेंगे पेबैक पीरियड के लिए 4। ये पेबैक पीरियड फाइंड किया है, इसी के नीचे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे फाइंड कर लेते हैं कि अब पेबैक पीरियड जो हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आएगा, DPP इक्वल 4 प्लस इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, माइनस क्या रिटर्न आया हमारा, 4,05,763। 4,05,763, इसको डिवाइड कर देंगे दूसरी फिगर के साथ, 1,11,801। 1,11,801,
तो ये तकरीबन आ जाएगा 4.85 ईयर्स। जी डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड में 4.85, 4.85 ईयर्स आपके लगेंगे आपकी एज इट इज इन्वेस्टमेंट वापस आने में। ये होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नथिंग डिफरेंट। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके बारे में देख लेते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। अकाउंट उसने कोई मेरा डिटेल में नहीं अकाउंटिंग रेट ऑफ, हाँ दिया हुआ है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या है जी? नेट एनुअल प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। आपका जो सालाना नेट प्रॉफिट है जितना भी आ रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे। अब सालाना नेट प्रॉफिट कैसे का? प्रोजेक्ट हैज इनिशियल आउटले 1 मिलियन एंड जनरेट्स नेट रिसीट्स ऑफ 2,50,000 फॉर 10 ईयर्स, एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख पर ईयर। देखिए 2.5 लाख का रिटर्न आ रहा है और 1 लाख की डेप्रिसिएशन हो रही है, तो एवरेजली जो रिटर्न आएगा 1.5 लाख का रिटर्न है, तो हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सिंपली क्या करेंगे, इस 1.5 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 लाख पे, तो 1,50,000। ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया। ओवर ये जो 10 लाख आएगा ये भी एवरेजली लिया जाएगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो मेरा ख्याल 30% आ जाएगा। ये जी हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 30% है। इसको ध्यान रखिएगा कि अब अगर हम अपनी एग्जांपल की बात करें कि इसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना हो, तो हम पहले इन तमाम रिटर्न्स की एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज किस तरह से आएगी? इन सब को जमा कर लेंगे, ये आ जाएगा 6,95,000, और 6,95,000 को हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो ये आ जाएगा 1,20,000, 1,38,000, 1,39,000। 1,39,000 हमारा एवरेज रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट हमारी है जी 5 लाख की, ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो आपका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम फाइंड करते हैं, हमारी 1,39,000 की एवरेज रिटर्न आया सालाना, और 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 2 पे, यानी कि 1,39,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000। तो ये तकरीबन आ रहा है, मेरा ख्याल है कोई 56%, अप्रोक्सीमेटली 5.8%, सॉरी। ये जी हमारा इस प्रोजेक्ट का 55.8% एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न है। नेक्स्ट चलते हैं जी, पे बैक पीरियड, मेथड, प्रैक्टिस, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम कर चुके, कोई जरूरत नहीं है करने की। जी लेसन नंबर 12 आगे हमारा आ गया, सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सारे इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।